नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और उचित सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बराट से वार्ता करेंगे। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति और वैश्विक महत्व के मामलों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला में अमरीकी अभियान और उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक जारी। और भारत ने दूसरे अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को डीएलएस पद्धति से 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज एक यात्रा दिशा निर्देश जारी कर भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हाल की घटनाक्रमों को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखने को कहा है। ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा लें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज फ्रांस पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर पेरिस में फ्रांस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहां के विदेश मंत्री जीन नोएल बराट से बातचीत करेंगे। वे भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर विशिष्ट अतिथि के रूप में फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री लग्जमबर्ग जाएंगे, जहां वे वहां के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और देश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वे लग्जमबर्ग में भारत के प्रवासी लोगों से भी बातचीत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक न्यूयॉर्क में चल रही है, जिसमें वेनेजुएला पर अमरीकी अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर चर्चा हो रही है। सुरक्षा परिषद की बैठक आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे विषय पर चल रही है। राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की ओर से एक बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे एक खतरनाक कदम बताया है। ये बैठक कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई, जिसे चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी उनके साथ रहीं। मादुरो पर मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप हैं। दंपति को आज कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रुकलिन जेल से मैनहट्टन स्थित अदालत लाया गया। काराकस में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अचानक गिरफ्तार किए जाने के 2 दिन बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार सतर्कता के साथ खुले। भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को एशियाई बाजारों में वायदा कीमतों में थोड़ी मजबूती आई, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये धीमी प्रतिक्रिया वेनेजुएला के तेजी से घटे उत्पादन को दर्शाती है, जो अब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी कम है और बाजार पहले से ही अतिरिक्त आपूर्ति और कमजोर मांग से दबाव में है। विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में तेल की कीमतों में लगभग $2 से $3 प्रति बैरल की वृद्धि हो सकती है। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में नए भू राजनीतिक जोखिम को जन्म दिया है, लेकिन कीमतों पर इसका तात्कालिक प्रभाव अब तक सीमित रहा है। वेनेजुएला आज वैश्विक तेल आपूर्ति के 1% से भी कम का उत्पादन करता है, जो एक प्रमुख निर्यातक के रूप में इसकी पूर्व स्थिति से एक बड़ी गिरावट है। और वर्षों के कम निवेश ने इसके तेल क्षेत्र को जर्जर स्थिति में डाल दिया है। निकट भविष्य में व्यापारियों को मामूली अस्थिरता की उम्मीद है और राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता और व्यवधान की संभावना के कारण कीमतों में मामूली वृद्धि होने की
की आशंका है। ओपेक द्वारा 4 जनवरी को उत्पादन नीति को अपरिवर्तित रखने का निर्णय कमजोर मांग के बारे में व्यापक चिंताओं को दर्शाता है। तेल के अलावा वेनेजुएला के विशाल खनिज भंडार भी नए सिरे से जांच के दायरे में है। निकट भविष्य में धातु बाजारों पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि उत्पादन पहले ही नगण्य स्तर पर आ चुका है। विनियमित खनन के सफल पुनः आरंभ से सोने, बॉक्साइट और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ सकती है। विश्व दर्पण के लिए मैं अर्जुन शर्मा। क्यूबा ने कहा है कि वेनेजुएला में अमरीकी सैन्य अभियान के दौरान 32 क्यूबियाई सैन्य और पुलिस अधिकारी मारे गए। सरकार ने बताया है कि ये अधिकारी एक मिशन पर वेनेजुएला में थे। क्यूबा सरकार ने इन अधिकारियों की स्मृति में 2 दिन के शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को इस अभियान में कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान विरोधी पक्ष को भारी नुकसान हुआ है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर रात भर किए गए हमलों में 2 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि इस हमले में 9 बैलिस्टिक मिसाइल, विमानरोधी मिसाइल और 165 लड़ाकू ड्रोन शामिल थे, जिनमें से 137 ड्रोन को मार गिराया गया। अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो स्थित घर पर हुई घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में उपराष्ट्रपति के घर की खिड़कियां टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था। हमले के कारणों की जांच जारी है। ताइवान सरकार ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दमन का आरोप लगाया है। ताइवान ने कहा है कि चीन की सरकारी मीडिया तथा सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP के विधायक पुमा शेन की निजी जानकारी साझा की है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि चीन की सरकारी मीडिया ताइवान के लोकतांत्रिक समाज में भय फैलाने के लिए डिजिटल तानाशाही का इस्तेमाल कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाइयां मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का उल्लंघन करती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि उन्होंने कनाडा के पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया है। यूक्रेनी मूल की फ्रीलैंड वर्ष 2019 से 2024 के बीच कनाडा की उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वे लंबे समय से रूस यूक्रेन संघर्ष के मुखर विरोधियों में से एक रही हैं। बलूचिस्तान में बलूच राष्ट्रीय आंदोलन BNM के मानवाधिकार विभाग ने कल क्वेटा में गुमशुदगी के 3 मामलों की रिपोर्ट दी। विभाग ने बताया कि बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी से जुड़े एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक छात्र और उसके भाई को सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया। BNM ने इसकी जांच की मांग की है। इस मामले में सबूतों और व्यापक रिपोर्टों के बावजूद न्याय नहीं मिल पा रहा है। नेपाल निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा के चुनाव कराने के लिए सभी जिलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रतिनिधि सभा के चुनाव 5 मार्च 2026 को होने हैं। चुनाव आयोग ने 77 जिला न्यायाधीशों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। गिनी के सर्वोच्च न्यायालय ने मामाडी डोम्बोया को चुनाव में विजयी उम्मीदवार घोषित किया है। देश में वर्ष 2021 में तख्ता पलट के बाद अब वे सैन्य नेता से निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं। श्री डोम्बोया ने पिछले साल 28 दिसंबर को हुए चुनाव में 86% से अधिक मत प्राप्त किए थे। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया था। खराब मौसम के कारण मुकाबले को 27 ओवर का कर दिया गया और डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को 174 रन का लक्ष्य दिया गया। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और उचित सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेराउट से वार्ता करेंगे। वेनेजुएला में अमरीकी अभियान और उसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक जारी।
और भारत ने दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को डीएलएस पद्धति से 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।